Hello everyone, I welcome you to the channel Shikshak IS. And guys, as we know that we were doing a rapid revision series of modern India, and the book that is based on that is Spectrum, that has been written by the Rajiv Iyer. और आप लोगों को पता है कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपके पर्टिकुलरली आपके केएस एग्ज़ाम के लिए जीएस में मॉडर्न इंडिया काफ़ी वेटेज रखता है और काफ़ी ज़्यादा एनालिटिकल एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ से पूछे जाते हैं। और सबसे ज़्यादा दिक्कत इसमें यहाँ पे मुश्किल ये हो जाती है दोस्तों कि वॉल्यूमिनस हमारा सिलेबस बहुत ज़्यादा है। उसमें कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है ये हम लोग को पता नहीं होता है। तो हम लोग क्या है कि बहुत सारी चीज़ों को ऐसे भी कवर कर लेते हैं जिनको कवर करने का सेंस नहीं बनता है। तो जो मैं रैपिड रिवीजन करा रहे हैं हम लोग, उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि आपको वो चीज़ें पढ़नी हैं उन चैप्टर्स में से जो कि बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रखती हैं पेपर में आने के लिए। ठीक है, तो वो लोग हम लोग करें। जिन्होंने मेरे लेक्चर्स नहीं देखे हैं, प्लीज़ गो बैक, गो थ्रू दो लेक्चर्स, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। उसमें जो इन्फॉर्मेशन मैंने मार्क कराई हुई है वो काफ़ी ज़्यादा सटीक रहेगी आप लोगों के लिए। एग्जैक्ट मेरे ख्याल से क्वेश्चंस आएंगे भी तो देख लीजिएगा, वहाँ से बाहर नहीं आएंगे, आई प्रॉमिस यू दैट। दूसरी बात ये दोस्तों कि जैसा कि मैंने बताया कि हर दिन हम लोग करंट अफेयर्स का टेस्ट अवेलेबल करवाते हैं आप लोगों को, एंड दीज ऑल थिंग्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट। इट्स फ्री एक्सेस टू ऑल ऑफ यू गाइस। लेकिन अगर आप लोग शेयर लाइक सब्सक्राइब भी ना करो तो यार, मैंने आपको पहले ही बोला था कि वो थोड़ा सा एक पुश मिलता है सामने वाले को काम और करने के लिए। अभी जैसे कि शायद इंडियन पॉलिटी का भी वन लाइनर या आप समझिए कि रैपिड रिवीजन सीरीज हम लोग चालू करने वाले हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इंगेजमेंट आप लोगों की तरफ से भी ना उतना शो हो, हम लोगों को सपोर्ट एंड इंगेजमेंट बोथ हम लोगों को इतना शो हो कि हम लोग थोड़ी चीज़ें और आगे रैपिडली और आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करा सकें। क्योंकि यहाँ पे तो फ्री ऑफ कॉस्ट है ना दोस्तों, यहाँ से तो हम आप लोगों को कुछ ले ही नहीं रहे, और ये सब कहीं ना कहीं एनर्जी और कहीं ना कहीं एक दिमाग तो यूज़ हो ही रहा है। तो हम लोग चाहते हैं ऐसा कि आप लोग और भी ज़्यादा सपोर्ट करें। जैसे कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी जो टेस्ट हम लोगों ने लॉन्च किए हैं रिगार्डिंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स, और जो फ्री टेस्ट अवेलेबल है हर दिन करंट अफेयर्स का, जिसमें 25 to 50 क्वेश्चंस होते हैं आपके हर दिन के। और रिसेंट ट्रेंड एनालिसिस पे किया गया, क्योंकि केएस में डायनामिज्म काफ़ी ज़्यादा आ गया है, काफ़ी ज़्यादा डायनामिज्म आ गया है केएस के एग्ज़ाम में। तो उन्हीं को रखते हुए हम लोगों ने चालू किया है। तो और बाकी के इंडिविजुअल कोर्सेज भी हम लोग लॉन्च कर चुके हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा लिंक। प्लीज़ गो थ्रू दैट एंड वॉच इट। चलिए, तो दोस्तों ये इस पर्टिकुलर में हम लोग क्या है कि मैं आज आप लोगों के साथ वो क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ जो कि यूपीएससी में पूछे गए हैं। दीज ऑल क्वेश्चंस आर हैव बीन आस्क्ड इन यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम। अगर यहाँ से क्वेश्चंस को देख करके हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि लेवल कितना है, और जितना अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है सिर्फ ये क्वेश्चंस उसी में से हैं। ठीक है, और ये सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है मोस्ट प्रॉब्ली, मैंने ये पॉइंट्स बताए हैं आपको दोस्तों। और जो जो मेरी वीडियोस फॉलो कर रहे हैं ना, देखिएगा इन क्वेश्चंस के बाद आप खुद समझ जाएंगे कि जो जो पॉइंट्स मैंने बताए हुए हैं, देखिए क्वेश्चंस वहीं से वहीं उठ करके आए हैं सीधा। और मैंने हर जगह आपको फोकस करके बोला है कि प्लीज़ गो थ्रू दिस पॉइंट, प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट्स। देखिएगा वही क्वेश्चन से यूपीएससी में आपके उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं, ज़्यादा बाहर नहीं आए हैं। ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, समझिएगा, अपना भी थोड़ा सा आप एनालिसिस करिएगा कि आप कितना पढ़ रहे हैं कितना नहीं पढ़ रहे हैं और कितनी ज़रूरत है इंप्रूवमेंट की। चलिए, पहला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? द निजामत ऑफ आर्कोट इमर्ज्ड आउट ऑफ हैदराबाद स्टेट। द मैसूर किंगडम इमर्ज्ड आउट ऑफ विजयनगर एम्पायर। रोहिलखंड किंगडम was formed out of territories occupied by अहमद शाह दुर्रानी। सॉरी, अहमद शाह दुर्रानी। ठीक है, अब दोस्तों ये क्वेश्चन है आपके सामने। अब पॉइंट वाइज हम लोग जाएंगे। ठीक है, हम लोग पॉइंट वाइज जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट है सेज दैट द निजामत ऑफ आर्कोट इमर्ज आउट ऑफ हैदराबाद स्टेट। अब जिन जिन आप लोगों में से को पता होगा, जिन्होंने पढ़ा होगा थोड़ा सा भी, तो दोस्तों इतना तो आप लोगों को याद होगा कि निजामत ऑफ आर्कोट जो था वो हैदराबाद का कोई मतलब एक अंदर से नहीं निकला था, वो एक परपेट्री स्टेट था उसका। परपेट्री स्टेट एज इन लाइक कि आप समझिए कि जैसे कि बताता हूँ आपको लिख करके, राइट हेयर। परपेट्री स्टेट मतलब कि आपका हो गया ये प्रोक्रेट, सॉरी प्रोक्रेट स्टेट हो गया आप लोगों का। प्रोक्रेट स्टेट मतलब कि सिक्योरिटी जो है वो कंट्रोल में हैदराबाद की थी, मगर आर्कोट जो है वो अपने आप में इंडिविजुअली फॉर्म्ड हुआ था, तो वो हैदराबाद से नहीं हुआ था। इट वॉज नॉट फॉर्म्ड बाय हैदराबाद, इट वॉज जस्ट अ प्रोक्रेट स्टेट ऑफ हैदराबाद, इट वॉज एन इंडिविजुअल स्टेट। तो फर्स्ट पॉइंट तो गलत हो गया। मैसूर किंगडम में मैंने आपको बताया था कि इसमें कौन थे, वोडियार्स। याद करिए, वोडियार्स मैंने बताया था आपको कि मैसूर किंगडम में वोडियार्स थे, और विजयनगर एम्पायर जो वोडियार्स थे वो उसके लिए पहला एक अच्छा खासा काफ़ी एक्सलरेटेड एक वे आउट बना था, एम्पायर वहीं से था। तो सेकंड ऑप्शन तो बिल्कुल सही लग रहा है। अब थर्ड ऑप्शन देखते हैं कि रोहिलखंड किंगडम वॉज फॉर्म्ड आउट ऑफ टेरिटरीज ऑक्यूपाइड बाय अहमद शाह दुर्रानी। अब जिन जिनको पता है दोस्तों, रोहिलाखंड जो है ये बेसिकली बरेली, और इफ़ आई बी मोर स्पेसिफिक रामपुर, वहाँ से रॉयल किंगडम निकला हुआ है आपका, फॉर्म्ड हुआ है। ठीक है,
दूसरी बात ये कि ये कौन से ईयर में हुआ था, मेरे ख्याल से इट हैपेंड इन 1721। इट हैपेंड इन 1721। एंड जो आपका दुर्रानी आया था, ही वॉज आई गेस 1748 और 1750 के अराउंड वो आया था, इतना मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ ये ऑप्शन गलत है आपका, क्योंकि रोहिलखंड जो था, अमीर शाह दुर्रानी जो था, वो तो 1748 में आया था, इन्वेजन किया था उसने इंडिया में। रोहिलखंड तो बहुत पहले ही उससे अलग हो चुका था। ठीक है, तो ऑप्शन क्या सही हुआ इसमें? इसमें ऑप्शन हुआ आपका सिर्फ सेकंड, तो सेकंड ओनली, टू ओनली ऑप्शन आपका सही हुआ। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड एज सेक्रेटरी विद हिंदू फीमेल स्कूल विच लेटर केम टू बी नोन एज बिथोन फीमेल स्कूल? अब आपको याद होगा कि मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट पुराने लेक्चर में ही बताया था कि एक इंसान था जिसका फीमेल एजुकेशन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन था। उसने काफ़ी मेहनत की थी और नाम भी उसका काफ़ी अच्छा था। संस्कृत स्कूल का भी मैंने आपको बताया था, याद करिए, बहुत आप मेरे से समझ पा रहे होंगे। ऑप्शंस हैं एनी बेसेंट, देवेंद्र नाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सरोजनी नायडू। देखिए सरोजनी नायडू को तो ऐसा कोई लेना देना था नहीं था दोस्तों, एलिमिनेशन मेथड पे चलते हैं। सरोजनी नायडू को तो ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था नहीं, रादर शी वॉज अ मोर अ पॉलिटिकल फिगर। ठीक है, एनी बेसेंट, शी वॉज ऑल्सो मोर अ पॉलिटिकल फिगर, बट येस हर कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज ऑल्सो देयर इन द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन फॉर वुमेन। तो एनी बेसेंट हो सकता है। उसके बाद है देवेंद्र नाथ टैगोर। अब देखिए देवेंद्र नाथ टैगोर का ज़्यादा नाम हम लोगों ने कहाँ पढ़ा है? ये पढ़ा है हम लोगों ने ब्रह्मो समाज के बाद, है ना। ब्रह्मो समाज के बाद जो हमारा सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जो है, उसमें देवेंद्र नाथ टैगोर का नाम आता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अब यहाँ से आप लोग जिनको याद होगा यार बड़े आराम से पकड़ सकते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर वॉज द वन हु वॉज एसोसिएटेड विद मोर, वॉज एसोसिएटेड मोर विद द फीमेल एजुकेशन। तो सरोजनी नायडू नहीं हो सकता है, देवेंद्र नाथ टैगोर नहीं हो सकता है, एनी बेसेंट हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पर यह है कि इन ऑप्शन से आपको याद करना होगा कि इसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर वॉज द आंसर, ही वॉज द वन, है ना, हु वॉज एसोसिएटेड टू बी नोन एज बेतुन फीमेल स्कूल। और ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, मैंने पढ़ाया है आपको ये बुक में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ, सॉरी, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री, द रखमाबाई केस ऑफ 1884 रिवॉल्व्ड अराउंड। दोस्तों ये मैंने कल ही, इनफैक्ट कल के लेक्चर में ही आप लोगों को ये बताया है कि ये पॉइंट मार्क रखिएगा, ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में पूछ सकते हैं। और मैंने बार बार फोकस करके बताया था, ये रखमाबाई केस जो था ये काफ़ी स्किप्ड हो जाता है जब हम लोग पढ़ते हैं। और देखिए यूपीएससी ने कभी ये पूछा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, so in the context of Indian history, the Rakmabai case of 1884 revolves around women's right to gain education, age of consent और restitution of conjugal rights. अब इसमें कंफ्यूज नहीं होने के यार, कॉन्जुगल राइट्स बोल दिया, कॉन्जुगल मतलब क्या होता है, इसका कुछ अलग ही मतलब नहीं, सिंपल। कॉन्जुगल राइट्स मतलब कि जो उन लोग के अपने अपने राइट्स हो सकते हैं, इसमें इतना ज़्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाना है आपको, नॉर्मल रखना है दिमाग को। तो दोस्तों अगर मैंने कल ही बताया था, अब तो यार मैं ये भी बोलूँगा कि आप लोग खुद से इस चीज़ को करिए, तो बहुत आप में से कमेंट ये भी कर देंगे या कमेंट नहीं भी करेंगे कि सर आपने बताया नहीं, हमें तो पता ही नहीं है, क्योंकि मैंने कल ही पढ़ाया था आपको। एनीवे, रकमाबाई केस जो है वो इन तीनों से रिलेट करता है। शी एक्चुअली फॉट हर केस हर सेल्फ, उन्होंने अपने डिवोर्स केस के लिए लड़ाई की थी। ठीक है, एंड शी वॉज अ पासिव वुमन। एंड द अदर थिंग इज़ दैट कि शी वॉज द वन हु सेड दैट कि यार मुझे आप सज़ा दे दो, ठीक है, लाइफ इम्प्रिजमेंट दे दो, बट आई कैन नॉट मैरी दिस पर्सन अगेन, और आई कैन नॉट बी विद दिस पर्सन। चीज़ों को लेकर के काफ़ी सपोर्ट किया गया था ब्रिटिशर्स ने, इंडियंस ने, जो इंडियन सेकुलर्स भी थे, और जो इंडियन रिवाइवलिस्ट एंड रिफॉर्मिस्ट जो थे, उनसे भी काफ़ी सपोर्ट था इनको, क्योंकि शी वॉज द वन हु वॉज ट्राइंग टू टेक अ स्टैंड फॉर हर सेल्फ, एंड इनडायरेक्टली इट वॉज स्टैंड फॉर अदर वुमेन एंड ऑल्सो। तो इन्होंने उसके बाद काफ़ी ज़्यादा काम किया था डेवलपमेंट के लिए। तो वुमेन साइड टू गेन एजुकेशन सही है, एज ऑफ कंसेंट बिल्कुल सही है, और रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स भी सही है। तो इसका ऑप्शन हुआ आपका 1 2 3, ऑल ऑफ द। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। वेलेस्ली इस्टेब्लिश द फोर्ट विलियम कॉलेज एट कलकत्ता बिकॉज, अब देखिए फोर्ट विलियम कॉलेज मैं बता चुका हूँ कि वहाँ पे कलकत्ता में उसने इस्टेब्लिश किया था, ये उस टाइम पे पढ़ा हुआ है हमने। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो हमने पढ़ा नहीं है दोस्तों। अगर मेरे लेक्चर्स में जाओगे ना आप पुराना, और ये सारे क्वेश्चन आप सर्च कर लेना, यूपीएससी में पूछे गए हैं, सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन है ये, जो भी है आप देखना जा करके। अगर आपको मैच भी करना होगा तो आप देखना कि ये सारे क्वेश्चन पूछेगा, और यही सब मैंने पढ़ाया है आपको। और जब मैं ये क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा था, मैंने ये सोच के नहीं लिखा था कि यार जो मैंने पढ़ाया उसी से करूँगा, नहीं। मैंने जब सिर्फ टॉपिक और चैप्टर्स पकड़े थे कि यहाँ से क्वेश्चन उठाता हूँ, इनफैक्ट मुझे भी याद नहीं थे कि क्वेश्चन पूछेगा यूपीएससी में, और मैंने यही बुक्स आपको पढ़ाया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात होती है मेरे लिए, खुद के लिए भी। चलिए, तो वेलेस्ली established द फोर्ट विलियम कॉलेज एट कलकत्ता बिकॉज he was asked to by the board of directors at London to do so. He wanted to revive interest in Oriental learning in India. He wanted to provide William Carey and his associates employment. He wanted to train British civilians for administrative purposes in India.
अब देखिए जैसे इस तरह का स्टेटमेंट है ना दोस्तों, तो पहले कि आप थोड़ा सा ना कॉमन सेंस यूज़ करो, लैंग्वेज को समझने की कोशिश करो। ही वॉज आस्क्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एट लंदन टू डू सो। आपको लगता है कितना लेम लैंग्वेज है टू डू सो, है मतलब वहाँ से बोल दिया तो भाई लंदन में बना दो बस। अरे बनाने में पैसा लगता है यार, रेवेन्यू चाहिए होता है, एंड यू नो कि ब्रिटिशर्स कितना काउंट करे चलते थे अपने पैसे को लेकर के, तो ऐसे तो कुछ करने ही नहीं वो। तो फर्स्ट पॉइंट तो ऐसे ही खत्म हो गया। ही वॉन्टेड टू रिवाइव इंटरेस्ट इन ओरिएंटल लर्निंग इन इंडिया। अब फोर्ट विलियम कॉलेज को लेकर के हाँ इन्होंने बनाए हैं, बहुत सारे एजुकेशन में डेवलपमेंट करने की कोशिश की थी इन लोगों ने। तो चलिए एक पॉइंट ये दिमाग में रख सकते हैं, 50-50 हो सकता है जिसको नहीं पता है। ही वॉन्टेड टू प्रोवाइड विलियम कैरी एंड हिज एसोसिएट्स एम्प्लॉयमेंट। अब एक बात बताइए कि ये पॉइंट जायज़ तो हो सकता है, आपके लिए सकता है यार ये पॉइंट हुआ तो होगा, ऐसे बेवकूफ़ों की तरह तो यूपीएससी लिख नहीं सकता है कि प्रोवाइडेड विलियम कैरी, बट ये किसी और जगह के लिए हुआ था। ही यस दिस पॉइंट इज ट्रू, इट होल्ड्स द ट्रूथनेस कि ऐसा बनाया गया था एक और बिल्डिंग, लेकिन कोई और बिल्डिंग बनाई गई थी, फोर्ट विलियम कॉलेज नहीं बनाया गया था टू एसोसिएट्स टू गेट द एम्प्लॉयमेंट। फोर्थ पॉइंट है ही वांटेड टू ट्रेन ब्रिटिश सिविलियंस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस इन इंडिया। अब देखिए उस टाइम पर 1830 चार्टर्ड एक्ट्स आप पढ़ेंगे तो उसके बाद ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए काफ़ी ज़्यादा बातें चालू हो गई थी, पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस भी जरूरी था, और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कब से चालू हो गया था, 1858 के बाद, दैट इज क्वींस प्रोक्लेमेशन, जब ब्रिटिश क्राउन के अंडर कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जा चुका था, तो उसके बाद ही ये बना था। तो सेंस क्या होता है कि यस एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए ही मोस्ट प्रोबेबली यही पॉइंट ही सही हो सकता है। और दोस्तों यही पॉइंट ही सही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपका जो कॉन्शियसनेस हो रहा है, अगर आपको ये याद है कि 1858 के बाद क्वींस प्रोक्लेमेशन के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें जो थी वो पूरा जा चुका था ब्रिटेन के पास, तो आप इस पॉइंट में बड़े आराम से पहुंच सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर हुआ डी। विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उलगुलान और द ग्रेट टूमुल्ट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। मैंने ये भी पढ़ाया है आपको, यकीन मानिए ये भी मैंने पढ़ा है। इस वर्ड पे पर्टिकुलरली मैंने फोकस भी किया है कि यार ये वर्ड ध्यान रखना, पूछ सकते हैं क्वेश्चन एग्जाम में, और पूछा है। विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उलगुलान, ठीक है, आप कौन कौन सा इसमें, द रिवॉल्ट ऑफ 1857, मपीला रिविलियन ऑफ 1921, द इंडिगो रिवॉल्ट, बिरसा मुंडाज रिवोल्ट। डेट्स याद नहीं रखनी है आपको। अब रिवोल्ट में यार 1857 वो तो सिपाही म्यूटिनी हुआ था, ठीक है। और ग्रेट टूर्नामेंट डिस्क्रिप्शन, अब ये जो उलगुलान है ये थोड़ा सा अगर आप बैक जाएंगे ना तो ये थोड़ा ट्राइबल मूवमेंट्स की तरफ आपको रिफ्लेक्ट करता है। एक वर्ड जो है ये ट्राइबल मूवमेंट को लेकर के है। अब आप सोचेंगे मपीला रिबेलियन है, मपीला रिबेलियन किधर है भाई, वो तो केरला के आसपास था, ठीक है। दूसरा है इंडिगो रिवोल्ट। इंडिगो रिवोल्ट में बेसिकली आपका ऐसा कोई वर्ड का मतलब नहीं था। इंडिगो रिवोल्ट में था कि भाई प्लांटेशन जो हो रहा था, इंडिगो को ज़बरदस्ती उगाया जा रहा था, और जितना मिलना चाहिए था पीजेंट्स को वो कुछ नहीं मिल रहा था, एंड देवर फोर्स लेबर, बेसिकली फोर्स लेबर चल रहा था। बिरसा मुंडास, याद करिए बिरसा मुंडा कहाँ था, छोटा नागपुर प्लेट्यू, दैट इज झारखंड और रांची के आसपास बिरसा मुंडास रिवोल्ट हुआ था। याद करिए, मैंने बताया है ये आपको। सो द उलगुलान वाज रिलेटेड विद द बिरसा मुंडास रिवोल्ट। हुगली वॉज यूज एज अ बेस फॉर द पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल बाय, ये भी मैंने पढ़ाया है आपको, ये भी लिखा है। जब बुक हम लोग क्रॉस कर रहे थे तो ये भी क्रॉस चेक करते हुए हम लोगों ने ये भी पॉइंट ध्यान रखा था कि, और सबसे बात है, चलिए आपको ये भी नहीं याद है कि हुगली नहीं याद है, कि चलो आपको इतना भी याद नहीं है हुगली था कि नहीं था, लेकिन आपसे वो पूछा नहीं जा रहा है कि हुगली वॉज द सेंटर और नॉट। यहाँ पे तो बोला है कि हुगली था, पायरेसी कौन कर रहा था, और मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले कौन आए थे, पोर्टुगीज आए थे। पोर्टुगीज अपना खत्म होने का उन लोगों का एक्सटेंशन रीजन भी क्या था, वन ऑफ द रीजन था कि बहुत ज़्यादा पायरेसी करते थे। तो बस पोर्टुगीज डाल देना आप लोगों को, चलो इसमें ज़्यादा समझने की जरूरत थी नहीं इतनी। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑन इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है, किस तरीके से मिड ऑफ 19th सेंचुरी में इम्पैक्ट किए करता उसने इंडिया को किया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने मिड 19th सेंचुरी में इंडिया को इम्पैक्ट किस तरीके से किया, ठीक है। ऑप्शन देखिए, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वर रूम्ड, machines were introduced in the Indian textile industry in a large number, railway lines were laid in many parts of the country, heavy duties were imposed on the imports of British manufactures। अब देखिए फोर्थ पॉइंट पे जाते हैं सीधा। heavy duties were imposed on the imports of British manufactures। मैंने लास्ट टू लास्ट लेक्चर आपको ये बताया है कि किस तरीके से अब इंडिया एक्सपोर्ट ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जो भी इंडियन मेड चीज़ थी उस पर इतना हैवी टैक्सेशन कर दिया था ब्रिटिशर्स ने कि बाहर कुछ जा ही नहीं पा रहा था। कॉटन और सिल्क जो भी था वो कुछ नहीं जा पा रहा था बाहर। तो मतलब बात यह है कि अब इंग्लैंड से उन लोगों ने इंपोर्ट करना चालू कर दिया था, क्योंकि वहाँ पे इन लोगों ने हटा दिया था अपने टैक्सेशन, अपने जो कस्टम्स हैं उस पर जो ड्यूटी लगती थी वो सारा इन्होंने बहुत रिड्यूस कर दिया था, बहुत कम कर दिया था। तो ये चीज़ काफ़ी कम कर दिया था। तो
यहाँ पे तो उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ तो और उल्टा लिख दिया है ना कि दे वाज इम्पोज्ड ऑन द इंपोर्ट्स ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चर। अरे ये तो कॉमन सेंस वाली बात है ना दोस्तों। जब आप लोग पॉइंट्स देखोगे कि ब्रिटिश इंपोर्ट अगर खुद से मंगा रहे हैं तो इतना हैवी टैक्सेशन क्यों करेंगे भाई? आप खुद सोचो ना। मैं अगर कहीं और से आया हूँ, मेरा घर कहीं और है, मैं जॉब कहीं और करता हूँ, और मेरे घर से समाज आ रहा है, मैं उस पर ही सबसे ज़्यादा पैसे लगा दूंगा कि और चार्जेस लगे, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस और लगे उस पर, ताकि मुझे एक्सेस ना हो सके। ये तो कॉमन सेंस वाली बात होगी, तो ये पॉइंट तो खत्म ही हो गया। रेलवे लाइंस वर लेड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब रेलवे लाइंस का लेना देना तो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से, लेकिन फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, ठीक है। ये पॉइंट आपका सही हो सकता है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया करेक्टली एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब रेलवे लाइंस बनने से इंडस्ट्रीज खत्म क्या होंगी? समझ रहे हो आप? खत्म थोड़ी ना होगी इंडस्ट्रीज कुछ भी। इससे तो और हेल्पफुल ही हो रहा था उन्हें। और बेसिकली इंडिया में सबसे ज़्यादा चीज़ें किस चीज़ से हो रही थी? वो हो रही थी एग्रीकल्चर से, है ना। एग्रीकल्चर ही वॉज द मेन स्ट्रीम ऑफ द ब्रिटिशर्स, जहाँ से वो उगा के चीज़ें करते थे। तो ये भी पॉइंट उतना अप्रोप्रिएट नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा सही नहीं है, ये पॉइंट अप्रोप्रिएट ही नहीं है। सेकंड पॉइंट, मशीन्स वर इंट्रोड्यूस इन द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन लार्ज नंबर। मशीन्स तो काफ़ी बाद में हुए थे दोस्तों, उससे पहले तो था ही नहीं, क्योंकि एक्सपोर्ट जब ये लोग इंडिया से ख़त्म हो चुका था तब बाहर से मशीन्स आई थी। और क्यों यहाँ पर मशीन्स लाई गई थी? क्योंकि यहाँ पर लेबर बहुत चीप थी। समझ रहे हैं आप? लेबर बहुत चीप थी, वहाँ पे लेबर महंगी थी, तो यहाँ पर सस्ते में काम होकर के ये लोग ले जाते थे वहाँ पर और इंग्लैंड में बेचते थे। समझे आप? हाँ। तो ये हो सकता है, लेकिन एक बहुत टाइम बाद हुआ था। मशीन्स, इसका नंबर ऑफ मशीन्स जो है ये काफ़ी ज़्यादा समय के बाद हुआ था, और यहाँ पर मिड 19th सेंचुरी की बात की जा रही है, तो ये भी एप्लीकेबल नहीं होगा। इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वर रून्ड, 6 बार चीख चीख करके मैंने लेक्चर्स में बोला है। इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वर रून्ड, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स एंड आर्टिसंस वर एक्चुअली डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी, बिकॉज डोमिनेंस हो चुका था ब्रिटिशर्स का, वेस्टर्न कल्चर का डोमिनेंस हो चुका था। what they wanted they did, but they what they not wanted was the Indian handicrafts, और चीज़ें खत्म हो गई थी। तो इसका राइट है, मैंने चारों ऑप्शन एक्सप्लेन करके बता चाह रहा हूँ ताकि आप समझ सकें। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वर न्यू। विटल विध्वंसक, द फर्स्ट मंथली जर्नल टू हैव द अनटचेबल पीपल एज इट्स टारगेट ऑडियंस वाज पब्लिश्ड बाय। अगेन, जो भी आप लोगों ने मुझसे, जो भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है अभी तक, उसे याद होगा तो मैंने ये पढ़ाया है, मैंने ये बताया है आप लोगों को कि ये बताया है मैंने कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूछा जा सकता है। यूपीएससी में पूछा, ऐसा मुझे याद भी नहीं था। इनफैक्ट मैंने आपको बोला था कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है और काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इसकी। और देखिए लास्ट टू लास्ट ईयर मेरे ख्याल से जो ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में। तो विटल विध्वंसक, जिसको याद हो तो एक मिनट पकड़ लेगा कि आंसर क्या है। लेकिन बहुत ऐसे महारथियाँ भी हैं यहाँ पे सुन रहे होंगे जिन्हें मतलब नहीं ध्यान देना चाह रहे होंगे वो लोग। तो दोस्तों विटल विध्वंसक जो है वो बेसिकली एक अनटचेबल, सबसे पहला जर्नल चालू हुआ था बाबा अम्बेडकर से भी पहले, एंड देन हिज नेम वाज गोपाल बाबा वालंकर। ये गोपाल बाबा वालंकर जो थे ये पहले अनटचेबल ऐसा कहलाए गए जिन्होंने अनटचेबल्स को लेकर के एक जर्नल चालू किया था। ठीक है। ज्योतिबा फुले ये तो एजुकेशन की तरफ ज़्यादा थे ना, ये तो जो एजुकेशन को लेकर के, वुमेन एजुकेशन को लेकर के ज़्यादा थे। मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में कुछ बोलना ही नहीं है। भीमराव रामजी अम्बेडकर, अम्बेडकर साहब जो थे ये तो इसके बाद थे, मतलब गोपाल बाबा वालंकर के बाद जाकर के अम्बेडकर जी ने चीज़ें की थी, जैसे कि हथकरनी सभा, और भी था आपका बहुत सारे, एक दो नाम और थे, अचानक से अभी याद नहीं आ रहा, क्योंकि क्या है ना कि जब लगातार आप बोलते रहते हैं ना तो कुछ चीज़ें दिमाग से निकल जाती हैं, याद नहीं आ पाता उसी टाइम पे। विध्वंसक क्या था मैं भूल गया हूँ। नहीं, विध्वंसक तो इन्हीं का था। अ, भारत कुछ ऐसा था, कुछ था ऐसे, कुछ बनाया था इन्होंने भी। तो इसका आंसर आपका गोपाल बाबा वालंकर ही होगा। ठीक है, चलिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई टू द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलाइंस इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ली। अब दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता रखा था, लॉर्ड वेलेस्ली ने सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलाइंस किया है, ये तो पता ही है। और सब्सिडरी अलाइंस के 4 तरीके होते हैं, स्टेजेस होते हैं, ये भी मैंने बकायदा आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। जिन्होंने ध्यान दिया होगा तो दिया होगा, जिन्होंने नहीं दिया होगा तो मैं उसमें क्या ही कर सकता हूँ, लेकिन ये भी पढ़ा है आप लोगों ने। ऑप्शन देखते हैं, आइए। टू मेंटेन अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी एट अदर्स एक्सपेंस, बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। ऐसा ही था कि बोला गया था, ये करते क्या थे कि भाई इन लोगों ने क्या ना सब्सिडाइज कर दिया, अलाइंस बना करके सब्सिडरी अलाइंस बना दिया। मराठा के साथ अलाइंस कर लिया, मराठाज है अलाइंस कर लिया बाहर का, जैसे कि मानिए घर है, मेरा घर है, घर के आगे आसपास के जो बाहर के घर है ना जहाँ से एंट्री हो सकती है, बाकी गाड़ियों की एंट्री हो सकती है जिस जगह से, तो बाकी के वो वाले घर जो है पहले वो इम्पैक्ट होंगे, उसके बाद मैं इम्पैक्ट हूँगा ना, क्योंकि मैं तो बिल्कुल सेंटर में हूँ। सब्सिडी लाइन्स का ये था कि वहाँ पे जीत लिया मैंने उन घरों को। और उन घरों को मैंने ये बोला है कि भाई अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हुई, कोई इन्वेजन हुआ मान लीजिए, चाहे किसी और ने अटैक किया आप पर,
तो मैं आपको आर्मी दूंगा, मेरी आर्मी होगी, लेकिन आप ही के एक्सपेंस पे, पैसा आप ही का लगेगा, सब कुछ आपका होगा, लेकिन आर्मी मैं दूंगा। ठीक है। दूसरा ये, टू कीप इंडिया सेफ फ्रॉम नेपोलियनिक डेंजर, ये भी ठीक है। ठीक है, उस टाइम पे नेपोलियन डेंजर था, नेपोलियन का था, अच्छा खासा इन्वेजन का डर था, पढ़ा भी हम लोगों ने इनफैक्ट। नेपोलियन नेपोलियन बोनापार्टे बता चुका हूँ मैं आपको, है ना। टू सिक्योर अ फिक्स्ड इनकम फॉर द कंपनी। अब ये बताइए कि सब्सिडरी अलायंस, रिंग ऑफ फेंस, है ना, प्राउड रिजर्व, डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स, ये सारे जो पढ़े हैं हम लोगों ने, क्या इनमें से कोई पैसे का आपको कुछ समझ आया? कॉमर्शियल इंटरेस्ट का लेकर कोई लेना था इसमें? नहीं। It was just to satisfy the whims and the wishes of the political will of British Empire in India. It was not for the commercialization of their interest. पॉलिटिकल नेचर कंप्लीट करना था, अपने आप को सिक्योर्ड रखना था, काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड रखना था, जिसके कारण इन लोगों ने ये सारी पॉलिसीज़ की थी, एंड सब्सिडी अलायंस वाज वन ऑफ देम। तो ये तो पॉइंट्स कोई सेंस ही नहीं बनाता है। टू सिक्योर अ फिक्स्ड इनकम फॉर द कंपनी, तो आंसर तो यही होगा, लेकिन चौथा पॉइंट भी देखते हैं, टू स्टैब्लिश ब्रिटिश परमानेंसी ओवर द इंडियन स्टेट्स। बहुत कैजुअल सा ऑप्शन है ये, तो सही होगा ही होगा। तो यहाँ पूछा गया कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, तो सी ऑप्शन, टू सिक्योर अ फिक्स्ड इनकम फॉर द कंपनी। वैसे आप ऑड वन आउट कर सकते हैं, जिसको थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाएगा, और अगर उसको पता भी नहीं है कि सब्सिडरी अलायंस क्या है क्या नहीं है, तो वो इन तीनों पॉइंट्स को लगातार देखेगा, ए बी एंड डी को, और सी को ना वैसे ही वो ऑड वन आउट कर देगा, क्योंकि ए बी डी आप देखो कितना सही लग रहा है, सिंपल लग रहा है, ठीक है, चलो हो सकता है ये चीज़ पॉसिबल है, लेकिन टू सिक्योर अ फिक्स्ड इनकम ये थोड़ा सा ना अजीब सा लगता है सुन करके। चलिए, after the Santhal uprising subsided, what were the measures taken by the colonial government? The territories called Santhal Parganas were created. It became illegal for a Santhal to transfer land to a non-Santhal. ठीक है। अब संथल परगानास जब हुआ था, तो संथल परगानास को टेरिटरीज बनाई गई थी। यस, ड्यूरिंग संथल रिबेलियन हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी है कि उस टाइम पर ट्राइबल जब ये रिवोल्ट हुआ था, तो उन लोगों को ये बिल्कुल सबसे पहला पॉइंट तो उन्होंने लिया था कि बाहर के लोग आकर के लैंड्स परचेज कर रहे थे, एंड दे वर नॉट रेडी टू अडेप्ट विद द इंट्रूजन ऑफ फॉरेन पीपल। इनफैक्ट इवन हिंदू की बात कर रहा हूँ मैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख्स और इंडियंस, ब्रिटिशर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इंडियंस की भी, उन्हें इंडियंस का भी आना पसंद नहीं था। तो जब हुआ, सब्सिडरी हुई, संथल राइजिंग की एंड हुआ, तो भाई वहाँ पर कॉलोनीज बना दी गई। द टेरिटरी इज कॉल्ड संथल परगानास। यस, वी हैव रेड दिस थिंग एंड यस इट हैपेंड। इट बिकेम इलीगल फॉर अ संथल टू ट्रांसफर लैंड टू अ नॉन संथल। देखिए, पॉइंट सेटिस्फाई करता है, जिसने मैंने संथल अभी थोड़ी देर पहले जैसे बताया मैंने आपको कि यस, कि दे वर नॉट इवन रेडी टू अडेप्ट विद द इंडियन ऑल्सो। मतलब उनके लैंड में, ट्राइबल लैंड में अगर वहाँ पे कोई इंडियन भी आ रहा है तो भी उन्हें पसंद नहीं था वो। तो ये पॉइंट, सेकंड पॉइंट जो है वो तो सेटिस्फाई कर ही रहा है कहीं ना कहीं। तो यस, इट बिकेम इलीगल फॉर अ संथल टू ट्रांसफर लैंड टू अ नॉन संथल। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शंस आपके सही होंगे। ये सारा पढ़ा हुआ है हमने दोस्तों। चलिए, व्हाट वर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन? 1858 में कैसे हुआ भाई? 1857 को रिवोल्ट हुआ, सिपाही म्यूटिनी हुई, 2 सितंबर 1858। याद है डेट? बताया भी था मैंने, किसी को याद नहीं रहता है कुछ भी। चलिए कोई नहीं, जिनको याद है वो याद है, अच्छी बात है। टू डिस्क्लेम एनी इंटेंशन टू एनेक्स इंडियन स्टेट्स। अब देखिए, ऐसा कहा गया कि भाई क्वींस विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन किया क्यों गया था, पता तो है ही आपको, लेकिन एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं। टू डिस्क्लेम एनी इंटेंशन टू एनेक्स इंडियन स्टेट्स, मतलब कि हम अब किसी को दिखाना नहीं चाहते हैं कि भाई इंडियन स्टेट्स को एनेक्स करते जा रहे हैं, एनेक्सेशन ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी का, और रिफ्लेक्ट करना चाह रहे हैं। मतलब हम क्लेम अब नहीं करते हैं कि हम और इंडियन स्टेट्स को एनेक्स करना चाहते हैं। सेकेंड पॉइंट, टू प्लेस द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश क्राउन। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो अब ब्रिटिश क्राउन के अंडर रहेगा अब। मतलब इंडिया का जो भी चीज़ें अब हो रही है वो अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर नहीं है, अब इट्स अंडर दी क्राउन। टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड विद इंडिया। देखिए, तीनों पॉइंट आपस में एक दूसरे जैसे ही हैं, ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, 19-20 का फर्क है, और इंटेंशंस तीनों में क्लियरली विजिबल है कि हाँ यार ये सही है पॉइंट्स, और ये तीनों पॉइंट्स सही हैं आपके। तो कंपनी रेट रेट था, क्योंकि उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, और इंग्लैंड में जो गवर्नमेंट इलेक्टेड थी दैट वाज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और उस टाइम पर इन चीज़ों को लेकर के ऐसा ये बताया जा रहा था कि भाई इंडिया को अब राइट्स मिल जाएंगे, सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन वो सब एक दिखावा था। तो जस्ट टू शो द वर्ल्ड, थोड़ा प्रेशर उन पर क्रिएट किया गया था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग ब्रह्मो समाज? अब ब्रह्मो समाज का मैंने आपके दोस्तों बताया था कि ब्रह्मो समाज जो था राजा राम मोहन राय, है ना, रिलेटेड थे, एसोसिएटेड थे।
इट अपोज आइडोलेट्री। आइडोलेट्री मतलब आइडल्स को पूजना। आज हिंदुज्म जो है वो आइडल्स पे बिलीव करते हैं, तो इट अपोज आइडोलेट्री, यस इट डिड। इट डिनाइड द नीड फॉर अ प्रिस्टली क्लास फॉर इंटरप्रेटिंग द रिलीजियस टेक्स्ट। ब्रह्म समाज का ये कहना था कि चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अगर कोई धर्म की किताब है तो वो लोगों को खुद पढ़ के खुद के अपने हिसाब से समझना चाहिए कि उसकी हकीकत क्या है, उसके लॉजिकल एक्सटेंशंस क्या हैं, उसकी रैशनैलिटी क्या है, उसका कंसाइंस क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ें वो बोलते थे और बिल्कुल सही है, ये पॉइंट सही है, ऐसा ब्रह्मो समाज था। और ब्रह्मो समाज किस में आता था, रिफॉर्मिस्ट में या वाइट लिस्ट में? रिफॉर्मिस्ट, दीज ग्रुप्स वर रिफॉर्मिस्ट। रिफॉर्मिस्ट मतलब जो रिफॉर्म्स चाहते थे, जहाँ पे साइंटिफिक रेवोल्यूशन या साइंटिफिक आर्ट्स एंड लिटरेचर को ऐड ऑन करके ये लोग चीज़ों को और भी ज़्यादा बेहतर बनाना चाहते थे। इट पॉपुलराइज द डॉक्ट्राइन दैट द वेदास आर इनफेलिबल। पॉपुलराइज द डॉक्ट्राइन दैट द वेदास में जो लिखा है, ठीक है, वो एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं और बहुत सारी चीज़ों पे रैशनलाइजेशन होना ज़रूरी है। इनफेलिबल मतलब कि थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है कि वो है क्या क्या नहीं है। आप आँख बंद करके विश्वास नहीं कर सकते हर एक चीज़ पर, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें जो आपको माननी भी चाहिए। तो इसका ऑप्शन होगा आपका दोस्तों 1 2 3, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द ब्रह्मो समाज। Who amongst the following provided a common factor for tribal instruction in India in the 19th century? ट्राइबल इंस्ट्रक्शन मतलब कि ट्राइबल रिवोल्ट चालू किया हुआ था। कौन सा यहाँ पे रीजन लगता है आपको कि ट्राइबल रिवोल्ट होने का सबसे एप्ट रीजन हो सकता है ये? फर्स्ट पॉइंट, इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड टैक्सेशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स, इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेन रिलीजियस मिशनरीज इन ट्राइबल एरियाज, rise of a large number of moneylenders, traders and revenue farmers as middlemen in tribal areas, the complete disruption of the old agrarian order to the tribal communities। अब देखिए एक चीज़ देखिए, जिसने चारों पॉइंट्स पढ़े हैं ना, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है इसमें, क्योंकि ये क्वेश्चन जो मैं जितने भी क्वेश्चंस कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे, मैंने किसी के आंसर्स नहीं देखे थे, वो आपके साथ डिस्कस किए हैं मैंने सारे आंसर्स। अब देखिए यहाँ पे ये तीनों पॉइंट जो है ना, तीनों पॉइंट्स जो है ये बेसिकली कॉमन है, मतलब कि ये सिर्फ ट्राइबल के लिए नहीं था। आप पीजेंट पे जाएंगे, सिविल में जाएंगे, तो मुझे लगता है कि ये सारे पॉइंट्स वही हैं। ये हर जगह ये पॉइंट एप्लीकेबल है, ट्राइबल के लिए भी, सिविल के लिए भी और पीजेंट मूवमेंट्स के लिए भी। ओवरऑल एग्रीकल्चर जो हो रहा था, डिस्ट्रक्शन जो हो रहा था, उसमें ये सारे पॉइंट बड़े अच्छे से फिट हो जाएंगे। लेकिन चौथा पॉइंट जो है ना, और यहाँ पे पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग प्रोवाइड अ कॉमन फैक्टर। ठीक है, एक कॉमन फैक्टर जो ट्राइबल डिस्ट्रक्शन का सबसे कॉमन फैक्टर था, वो ये था द कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ द ओल्ड एग्रेरियन ऑर्डर टू द ट्राइबल कम्युनिटीज। ओल्ड एग्रेरियन स्ट्रक्चर जो था ना, जो ओल्ड एग्रीकल्चर, जो वो लोग हंटिंग करते थे, फिशिंग करते थे, एग्रीकल्चर जो उनका तरीका था, वो ख़त्म कर दिया गया था बिल्कुल तरीके से। अब नए कंसेप्ट, नए तौर तरीके से एग्रीकल्चर किस तरह से करना है, इसको इन्वॉल्व कर दिया गया था। बाय होम? ब्रिटिशर्स। तो फोर्थ इसका आंसर फॉर श्योर आपका होगा, यही आंसर ही होगा आपका, एंड यस दिस इज द आंसर। ठीक है, तो समझिए, इस हिसाब से मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे हमारे दोस्तों ख़त्म होते हैं क्वेश्चंस वगैरह जो डिस्कस कर लिए हम लोगों ने। उम्मीद है अपना एनालाइज करिए आप लोग कि क्या है क्या नहीं है, कितने आप लोग इसमें से कर पाए, कितना नहीं कर पाए। तो ज़रूरी है जानना कि परफॉर्मेंस कैसी है कैसी नहीं है। बाकी कल से मैं दोबारा के चैप्टर चालू करूँगा। ये कुछ क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए ताकि आपको आइडिया लगे कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, वो बहुत रेलेवेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर यूपीएससी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो भैया पीसीएस के क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चलिए बाय, टेक केयर।